नमस्कार एंड हेलो दोस्तों, विज्ञान और हम में आप सबका स्वागत है। आज से हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और जीव जनन कैसे करते हैं इसी चैप्टर से अब तक हमने 9 भाग पढ़ चुके हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन तंत्र के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ा है। जनन करने की क्षमता का होना सजीवों का एक मुख्य लक्षण है। अगर जीव प्रजनन ही न करे तो शायद पृथ्वी से एक दिन सारे के सारे जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने गुणों को पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है प्रजनन करने का तरीका, और इसी के कारण ही पृथ्वी में जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। तो प्रजनन की क्रिया जो है ये हर जीव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और यह जो क्रिया है सभी जीवों में होती है। अब हम मनुष्य का प्रजनन तंत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। अगर हम पूछें कि मनुष्य एक लिंगी है या द्विलिंगी है तो आप लोग शायद अभी सोचने लग जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मनुष्य एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल या एक लिंगाश्रयी प्राणी है, अर्थात मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है ना। अर्थात नर जनन अंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं, यानी कि फीमेल और मेल दोनों अलग अलग होते हैं। फूलों में भी इसी तरह की बात हम लोगों ने देखी थी। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फूल होते हैं, यानी कि किसी फूल में नर और मादा अंग एक ही में होते हैं और किसी में अलग अलग होते हैं। लेकिन मनुष्य में नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर और मादा जनन अंगों को जनन ग्रंथि यानी कि गोनाड कहते हैं। मानव जनांग जो है साधारणतः लगभग 12 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं। मानव के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो 12 वर्ष के बाद क्या होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं। उसका शरीर मैच्योर होने लगता है। किशोरावस्था है ना, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहते हैं, यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी की चर्चा हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में कर चुके हैं कि प्यूबर्टी क्या है। इसके बारे में आप लोग विस्तृत रूप से उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसका मैं लिंक भी इस वीडियो में दे दूंगी। प्यूबर्टी के समय शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोनों के प्रभाव से ही होता है। मतलब हमारे शरीर में जो प्यूबर्टी की अवस्था जब आती है किशोरावस्था में 11 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बाद जो अवस्था आती है किशोरावस्था में, उस वक्त प्यूबर्टी की अवस्था होती है और उस वक्त हार्मोनों के स्रावित होने से अनेक तरह के परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं, चाहे वो बालक हो फिर या बालिका। नर जननांग में 2 वृषण यानी कि 2 टेस्टिस, शुक्र अपवाहिकाएं, प्रत्येक वृषण से संबंधित अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस यहाँ होते हैं। उसके बाद शुक्र वाहिनी, ये जो है भास डिफरेंस, ये होते हैं 2 शुक्राशय यानी कि सेमिनल विजाइकिल। उसके बाद मूत्रमार्ग यूरेथ्रा, ये जो है ये क्या है, मूत्रमार्ग है। और सीसन यानी कि ये जो है इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सीसन यानी कि पेनिस। और कुछ सहायक ग्रंथियाँ होती है। तो चलिए हम विस्तृत रूप से फिर आज इसका एक एक करके जितने सारे अंग हैं उनको हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। वृषण यानी कि टेस्टिस, यह मुख्य भाग है नर जनन अंग का। वृषण जो है पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है, क्योंकि नर युग्मक जो है मेल गैमेट जो है यानी कि शुक्राणु जिसको स्पर्म कहते हैं इसी में बनते हैं, है ना, इसी में बनते हैं। प्रत्येक पुरुष में 2 अंडाकार वृषण होता है जो थैलीनुमा वृषण कोश यानी कि स्कॉर्टम में स्थित होते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं यह थैलीनुमा है, यह 2 होती है और इसी के अंदर टेस्टिस रहता है और इसके ऊपर क्या पाया जाता है फिर एपिडिडाइमिस, और यह इसको क्या बोलेंगे, वृषण कोश यानी कि स्कर्टम बोलते हैं। स्कर्टम के अंदर क्या रहता है, टेस्टिस यानी कि वृषण रहता है। वृषण के ऊपर ही तंतुमय संयोजी ऊतक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के आवरण से ढका रहता है। वृषण में कई कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, और इसी में शुक्राणुओं का विकास होता है। यही नलिकाएं अंदर में कुंडलित होकर अधिवृषण वाहिनी एपिडाइमिस डक्ट कहलाती है। इसी में क्या होता है, ये जो देख रहे हैं कुंडलित होकर क्या बनाती है, शुक्र जनन नलिका यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स बनाती है और इसी में क्या होता है, शुक्राणुओं का विकास होता है। स्पर्म जो बनते हैं इसी में बनते हैं और यहाँ वृषण में फिर जमा होते हैं। यही नलिकाएं अंदर में कुंडलित होकर
वृषण वाहिनी एपिडाइडिमिस डक्ट फिर बनाती है, इसको कहते हैं। दूसरा भाग होता है अधिवृषण एपिडिडाइमिस, क्या है इसको देखते हैं। अधिवृषण वाहिनी जो है एक लंबी नलिका है जो अत्यधिक कुंडलित और कसी हुई नलिका के रूप में चिपकी होती है, अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण वाहिनी जो है ये अधिवृषण वाहिनी एक क्या होती है, नलिका है जो अत्यधिक कुंडलित और कसी हुई बन जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं, एपिडाइमिस कहते हैं। अधिवृषण से एक शुक्र वाहिका भास डिफरेंस निकलती है जिसमें शुक्राणु संग्रहित होते हैं तथा इसी में शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के योग्य बनते हैं। इसी में क्या होते हैं कि इसी में शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म जो बनते हैं, और इसमें क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं, और यहीं से परिपक्व और सक्रिय होकर क्या होता है, फिर यहाँ से निकलकर वो फर्टिलाइजेशन के लिए फिर वो तैयार हो जाता है। ये क्या है, अधिवृषण एपिडिडाइमिस, जो वृषण के ऊपर टेस्टिस के ऊपर होता है। अब आता है शुक्र वाहिका, इनकी भास डिफरेंस, ये जो आप देख रहे हैं इससे टेस्टिस से लगी हुई अधिवृषण से फिर अटैच होती हुई कुंडलित होकर ये आगे बढ़ जाती है, इसको क्या बोलेंगे, ये जो देख रहे हैं ये नली, इसको भास डिफरेंस कहते हैं। यह करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी दीवार क्या होती है, मांसल और संकुचनशील, मतलब ये संकुचनशील होती है। दोनों शुक्र वाहिकाएं जो होती है भासा डिफरेंसिया वृषण के पीछे से इनके समांतर आगे बढ़ती है तथा आगे यह मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है। ये जो आप जानते हैं कि टेस्टिस जो होती है 2 होती है, तो ये भास डिफरेंस भी 2 होगी, और यह निकलकर यहाँ से वृषण टेस्टिस एपिडाइडिस से होकर ये फिर आगे जाकर कहाँ जाकर मिलती है, ये यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय से जाकर मिल जाती है। मूत्राशय के समीप ही अपनी ओर की मूत्र नली यूरेटर पर एक फंदा लूप बनाकर मूत्राशय के पृष्ठतल पर पहुंच जाती है, जो शुक्राशय सेमिनल वेजाइकल की नलिका से जुड़कर एक इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण करती है। फिर यह क्या करती हैं, आप देख रहे हैं ये जो है ये यहाँ निकल कर ये कुंडलित होकर इस तरह से इसको बीच से जाते हुए ये यहाँ कहाँ मिल रही है, यह मिल रही है शुक्राशय से, इनकी सेमिनल वेजाइकल्स जो है यहाँ से जाके मिल जाती है, और यहाँ से क्या बनाती है, वो एक इजैकुलेटरी डक्ट फिर वो बनाती है। अब हम जानते हैं कि इजैकुलेटरी डक्ट अब ये क्या है, यह 2 छोटी नलिकाएं हैं जो शुक्र वाहिकाएं तथा शुक्राशय की नलिकाओं के जुड़ने से बनती है। यहाँ 2 नलिकाएं निकलती है जो शुक्र वाहिका तथा शुक्राशय इनकी सेमिनल वेजाइकल की नलिकाओं के जुड़ने से बनती है। दोनों जो है इजैकुलेटरी डक्ट जो है एक प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ हम देख रहे हैं यह जो है प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रवेश कर जाती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड में दोनों नलियाँ क्या करती है, मूत्राशय से आने वाली नली के साथ जुड़कर फिर यहाँ जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये यहाँ से क्या करती है, इससे मिल जाती, इस नली से मिल जाती है, इनकी यूरेथ्रा से मूत्रमार्ग से फिर जाके वो मिल जाती है और फिर मूत्रमार्ग का निर्माण करती है। मूत्रमार्ग यूरेथ्रा, यह आप देख रहे हैं ये क्या है, मूत्रमार्ग है। तो यह एक लंबी है ना, यह एक लंबी मांसल नली है, इसमें 2 सहायक ग्रंथियाँ प्रोस्टेट ग्लैंड तथा कॉपर्स ग्लैंड की नलिकाएं भी खुलती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और यही कॉपर ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिसकी नलियाँ इसके ही इसी में यूरेथ्रा में मूत्रमार्ग में उसकी नलियाँ खुलती है। इस ग्लैंड की 2 ग्लैंड जो होते हैं, ग्रंथि जो होती है उसकी नलियाँ भी इसी में खुलती है। इसके बाद मूत्रमार्ग जो है नीचे की ओर बढ़ता है और सीसन, ये मूत्रमार्ग नीचे की ओर बढ़ता है, और ये जो पेनिस है, पेनिस के सिरे पर एक मूत्रजनन छिद्र होता है, इसको मूत्रजनन छिद्र बोलेंगे, उसमें जाकर मूत्रमार्ग से होकर फिर खुल जाता है। फिर इससे होकर मूत्रमार्ग से फिर क्या निकलता है, मूत्रमार्ग से फिर मूत्र तथा ब्री यानी कि सेमन दोनों इसी से बाहर निकलते हैं, यानी कि मूत्र भी इसी से बाहर निकलता है और सीमेन जो होता है वो भी इसी से बाहर निकलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसे कि आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्रंथि। यह मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि है। मूत्रमार्ग जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से गुजरता है, इसी नली का प्रोस्टेटिक डक्ट खुलती है, ये जो है इसी से होकर गुजरती है और इसमें क्या खुलता है, प्रोस्टेटिक डक्ट खुलती है और इसे
प्रोस्टेटिक फ्लूइड स्रावित होता है। इससे क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड से कौन सा फ्लूइड स्रावित होता है, तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड स्रावित होता है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है शुक्राणु द्रव यानी कि स्पर्मेटिक फ्लूइड तथा शुक्राशय द्रव यानी कि सेमिनल फ्लूइड मिलकर ब्रिय का निर्माण करते हैं, सीमेन का निर्माण करते हैं। ब्रिय में क्या होते हैं, ब्रिय में होते हैं पुरस्थ द्रव, शुक्राणु द्रव तथा शुक्राशय द्रव, सारे मिलकर क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। और प्रोस्टेटिक फ्लूइड के कारण ही ब्रिय में एक विशेष गंध होती है और यह द्रव ब्रिय के शुक्राणुओं यानी कि नर युग्मक को उत्तेजित करता है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है इसी के कारण क्या होता है कि सीमेन का जो एक विशेष प्रकार का उसमें गंध पाया जाता है और यह क्या करता है, यह सीमेन के शुक्राणु उसमें जो स्पर्म पाए जाते हैं, इनकी मेल गैमेट जो पाए जाते हैं उसको उत्तेजित करता है। कॉपर्स ग्लैंड, पुरस्थ ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे, इसके नीचे क्या पाई जाती है, एक जोड़ी यानी कि वन पेयर कॉपर्स ग्लैंड होती है। इन ग्रंथियों की नलिकाएं मूत्रमार्ग में खुलती है, यानी कि जितने सारे डक्ट्स हैं, नलिकाएं हैं, सभी का क्या कर डक्ट कहाँ खुलती है, मूत्रमार्ग में ही खुलती है। यहाँ आके फिर सारे डक्ट्स खुल जाते हैं। यह ग्रंथि एक क्षारीय द्रव स्रावित करता है जो मूत्रमार्ग को खुजली जलन से बचाता है। इससे एक प्रकार का क्षारीय द्रव निकलता है जिससे मूत्रमार्ग जो है ये यूरेथ्रा को खुजली या जलन या किसी प्रकार के इन्फेक्शन से फिर वो उसको बचाता है। कॉपर्स ग्लैंड से एक प्रकार का क्षारीय द्रव स्रावित होता है जो कोपुलेशन के समय क्या करता है, यह फीमेल के योनि यानी कि वेजाइना की अम्लता को नष्ट करता है तथा शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने में मदद करता है। क्या करता है, यहाँ से जो निकलता है इस डक्ट से होकर फिर यहाँ से निकलता है, सारा जो सीमेन है या फिर जो भी है सब मिल जाते हैं, तो मूत्रमार्ग से ही फिर सारे चीज़ बाहर निकलते हैं, जितने सारे द्रव्य हैं मिलकर। तो वो क्या करता है कि कोपुलेशन के समय शुक्राणुओं को सुरक्षित रखता है और अम्लता जो है वो एसिडिक जो है हो जाता है तो उससे उसको फिर नष्ट होने से फिर बचाता है। अब हम लोग इस पेनिस के बारे में पढ़ते हैं। पेनिस यह एक मांसल बेलनाकार रचना है जो पुरुष के मैथुन अंग यानी कॉपुलेटरी ऑर्गन है। यह वृषण कोष के सामने बीच में होता है। यह बाहर से एक ढीली त्वचा से ढका रहता है। पेनिस का शिखर भाग ग्लांस कहलाता है। ग्लांस का ऊपरी त्वचा का ढीला आवरण प्रीप्यूस कहलाता है। पेनिस के बीच से मूत्रमार्ग आगे की ओर मूत्र जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। पेनिस का कार्य निषेचन के लिए शुक्राणुओं को स्त्री की योनि में पहुंचाना होता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ चित्र में, ये क्या है, यह पूरा का पूरा पेनिस है। पेनिस को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। ये पूरा का पूरा पेनिस है। इसके आगे क्या है, सीसन मुंड यानी कि ग्लांस पेनिस को कहते हैं। उसके बाद यह इसका मुंड छद है, यह प्रीप्यूस इसको बोलते हैं। जो ये ढीला आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं, मुंड छद यानी कि प्रीप्यूस बोलते हैं। ये क्या करता है, इसका कार्य है फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को स्त्री की योनि यानी कि वेजाइना में पहुंचाना, इसका कार्य है। यहाँ आप चित्र में देखिए, इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं किस तरह से ये डक्ट निकलती है और फिर यहाँ जाके ये मिल जाती है। शुक्राणु यानी कि स्पर्म, शुक्राणु जो होता है वह क्या होता है, एक सूक्ष्म होता है, सक्रिय एक गुण कोशिकाएं यानी कि हैप्लॉइड होती है, सेल होती है इसकी, और जिनका विकास वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में होता है। यह नर युग्मक मेल गैमिट्स है। यह क्या है, मेल गैमिट्स होता है और यह आगे जाकर फिर फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम होता है, उससे जाकर फिर मिलता है, फिर वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन होता है। शुक्राणु जो है अतिरिक्त जनन ग्रंथियों के स्राव के साथ मिलकर ब्रिय यानी कि सीमेन बनाता है। 1 मिलीलीटर ब्रिय में लगभग 120 मिलियन शुक्राणु उपस्थित रहते हैं। यहाँ आप इस चित्र से देख सकते हैं पुरुष जनन तंत्र को यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, एक पेनिस और एक इस स्कॉर्टम में जो रहता है वृषण टेस्टिस में। टेस्टिस जो है वो स्कॉर्टम यानी कि वृषण कोष में बंद रहता है और उसके ऊपर कुंडलित होकर जो है वो अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस का निर्माण करती है, कुंडलित नलिकाएं। फिर इससे
क्या निकलता है, भाज डिफरेंस निकलता है, यानी कि शुक्र वाहक निकलती है, एक नलिका निकलती है। और यह नलिका क्या करती है, सेमिनल वेजिकल से भी जाकर मिलती है और फिर यह डायरेक्ट कहाँ चली जाती है, मूत्राशय में चली जाती है। मूत्राशय में जाकर यहाँ से यह डक्ट फिर आके कहाँ मिलती है, यह यूरेथ्रा यानी कि पेनिस में आकर फिर आगे जाकर मूत्र जनन छिद्र के द्वारा बाहर ओपन हो जाती है। और इसी से सेमिनल वेजिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है इसके पास होती है, इसके पीछे होती है, और यह 2 होती है। सेमिनल वेजिकल भी 2 होती है, टेस्टिस भी 2 होती है, और यह सब इस तरह से आके यहाँ जनन छिद्र जो है, मूत्र जनन छिद्र, जहाँ से मूत्र और ब्रिय दोनों बाहर निकलते, सीमेन जो दोनों बाहर निकलते हैं, और इससे ये ओपन हो जाती है। उम्मीद है आज आप लोग इस क्लास में नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ पाए होंगे। आगे हम लोग स्त्री प्रजनन तंत्र के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। बस इतना ही, धन्यवाद।